भारतीय व्यापारी प्रकोष्ठ के सम्माननीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद श्रीमान श्याम बिहारी मिश्र जी, मंच पर विराजमान प्रकोष्ठ के सभी अखिल भारतीय और प्रादेशिक पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल जी, आज की इस विशाल जनसभा में व्यापारी जगत की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पधारे हुए व्यापारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं श्री श्याम बिहारी मिश्र जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से देश के कोने कोने में जाकर जन जागरण किया और व्यापारियों का एक सशक्त संगठन इस देश में खड़ा कर दिया। और आज कोई सरकार व्यापारियों की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। बहरी से बहरी सरकार भी आपकी आवाज को सुने बगैर नहीं रहेगी। अंधी से अंधी सरकार भी आपके ज्ञापन को बिना पढ़े नहीं रहेगी। आपने एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाया, इसके लिए मैं आप सब व्यापारी भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत की आजादी को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान के किसान और छोटे व्यापारी ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर छोटा व्यापारी नष्ट हो जाए तो भारत की स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। अगर भारत का किसान नष्ट हो जाए तो भी भारत की स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। पिछले दिनों से हिंदुस्तान की जब से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रियों का एक ही नुस्खा है कि किसी तरह से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा बाजार में काम करने की इजाजत दी जाए। कहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसका नुस्खा उसको सुधारने का यही है कि आप विदेशी कंपनियों की पूंजी यहाँ ले आइए और इस देश को खुशहाल बनाइए। बहनों और भाइयों, इससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। कभी कभी वो फरमाते हैं कॉमर्स मिनिस्टर कि आप चिंता क्यों करते हैं, विदेशी कंपनी आएगी, किसानों और व्यापारियों को खुशहाल कर देगी। हमने पूछा कैसे करेगी? बोले जब वो आएगी तभी पता लगेगा। हमने कहा जहां है वहां क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूरोप में विकास दर 0 रहेगी। हमने कहा वहां बहुराष्ट्रीय कंपनी है या नहीं? ये वॉलमार्ट कहाँ है? ये कैरिफोर कहाँ है? ये टेस्ट कहाँ है? ये कहाँ है कंपनियां? फिर वहां आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा? वहां रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे? अमेरिका में आवाज क्यों उठ रही है कि रोजगार बचाओ? तो वॉलमार्ट वहां रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? कैरिफोर वहां जाके रोजगार क्यों नहीं पैदा कर रहा? तो जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां अपने देश में क्यों नहीं पैदा कर रही? ये हिंदुस्तान में रोजगार पैदा करने के लिए नहीं आ रही, ये हमारा व्यापार छीनने के लिए आ रही। आनंद शर्मा जी फरमाते हैं कि
आप जो फिक्र करते हैं भाई, जो सरकार लाना चाहे अपने यहाँ, वो प्रदेश की सरकार, राज्य की सरकार ले आए, जो नहीं लाना चाहती है वो न लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस परेड में मत फंसिएगा। विश्व व्यापार संघ की, WTO की जो संधियां हैं, जिसका भारत हस्ताक्षर करने वाला है, उसके अनुसार एक बार कोई विदेशी कंपनी यहाँ आ गई तो उसका हैसियत और उसका दर्जा भारतीय कंपनी के बराबर हो जाए। अब आज जो वॉलमार्ट की कंपनियां सिंगल ब्रांड में जिस किसी की भी होंगी, LG की होंगी, सैमसंग की होंगी, इन्हें आप रोक सकते हैं क्या? सारे प्रदेश में, हर राज्य में, हर शहर में मौजूद है। अगर आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी कहे कि बाहर जाओ, नहीं कर सकते। अगर दिल्ली की कांग्रेस की सरकार भी उनसे कहे कि यहाँ से अपना दफ्तर उठाओ, नहीं कह सकते। इसलिए अगर किसी एक राज्य में भी आपने उसको आने की इजाजत दे दी तो सारे हिंदुस्तान में आने का रास्ता खुल जाए। फिर आनंद शर्मा साहब फरमाते हैं कि 30% सामान वो आपकी भारत की कंपनियों से खरीदेंगे, जो उसमें वो पाबंदी लगाएंगे। ये भी नामुमकिन है, नहीं लगा सकते। एक बार जहां आने के बाद उनको ये नहीं कह सकते कि सामान कहां से खरीदो, कहां से मत। अब आपको मैं बताऊं, मेरे पास रिपोर्ट क्या होता है। वॉलमार्ट का एक स्टोर 60,000 किस्म की चीजें बेचता है। 60,000, सुई से लेके जूते, अनाज, फल, कपड़े, रेडियो, साबुन, सब बेचता है। 60,000 चीजें। उसमें से 80% चीजें चीन की 6,000 कंपनियों से लाता है। A typical Walmart store sells 3,000 different items, of which about 80% are sourced from 6,000 factories. अब आप चाइना से सस्ता बनाओ तो आपसे कहेगा कि आपको बेचना है, मुझे चीन 10 रुपए में बेचना, आपको 8 रुपए में। आपका बंटा डाल हो जाएगा। जो ये बड़ा लालच दिखाते हैं ना कि आपकी यहाँ की कंपनियों से सामान खरीदेंगे, पहली बात तो खरीदने की पाबंदी नहीं लग सकती। दूसरी बात यह है कि दामों का इतना अंतर है, चीन की अर्थव्यवस्था जैसी है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो जिस चाहे जिस माल कीमत पर अपना माल बेच सकता है। उसे तो दुनिया का बाजार हथियाना है। उसके यहाँ व्यापारिक कानून नहीं है, उसके यहाँ श्रमिक कानून नहीं है, उसके यहाँ अदालतें नहीं है, उसके यहाँ तानाशाही है, उसके यहाँ जनतंत्र नहीं है। वहां ऐसे प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। तो चीन से क्या, लेकिन वहां सस्ता सामान मिल रहा है, इसलिए वॉलमार्ट वहां से लाता है और दूसरी जगह मुनाफा कमाता है। हिंदुस्तान से क्या हाल है? व्यापारियों की एक मीटिंग मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बनारस में करवा रहा हूं। उसके अध्यक्ष वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष। जब मैंने कहा कि सस्ता खरीद के बहुत महंगा बेचता है, 50 गुना महंगा भी बेचता है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे 100% सहमत हूं। मैं कपड़े का सामान बनाकर बेचता हूं मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने कहा वो कहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। बोले बिचौलिए कोई खत्म नहीं हुए, नए बिचौलिए 4 आ गए। पहले वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट लाओ कि जो इसमें कॉटन लगी है ना वो ठीक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड की। कौन देगा सर्टिफिकेट? तो कहता हमारी प्रयोगशाला वहां है, वहां जाओ, वहां से सर्टिफिकेट। फिर कहता है इसमें जो आपने रंग डाले, रंग कपड़ा बनता है तो उसमें रंगीन धागे भी होते हैं। कहता है ये रंग आपने कहां से लिया? ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई जहर नहीं है, ये पर्यावरणीय दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, इसका सर्टिफिकेट लेके आओ। और वो उस प्रयोगशाला से लेकर बोले हर एक का पैसा देना पड़ता है। फिर कहता है जहां ये कपड़ा बुना गया है
वो फैक्ट्री कैसी है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है या नहीं, उसका निरीक्षण हमसे करवाओ और उसका सर्टिफिकेट बनाओ। और फिर जिस प्लास्टिक के बैग में आप इसको रख रहे हैं वो कहाँ बना है उसका सर्टिफिकेट लाओ कि ये सब बिल्कुल ठीक ठाक है। बोले इतना करने के बाद मैं $4.90 में उसको अपना कपड़ा देता हूँ। 4 बिचौलियों का कहते ना बिचौलिया खत्म हो जाएगी, 4 नए बिचौलिया, और ये वो बिचौलिए हैं जिनके ऊपर उसका अधिकार है, आपका अधिकार नहीं। बोले मैं $4.90 में बनाकर उसको देता हूँ। तब कहता है अगर मोहर $49 नहीं लगाओगे तो सामान मेरा सामान का मूल्य सब बिचौलियों को देने के बाद अपना मुनाफा करने के बाद $4.90 है। समझ लीजिए ₹4.90 है। तो कहता है कि इस पर मोहर लगाओ, मुझे लगानी पड़ती है मोहर। कौन सा सस्ता है? क्या कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है? क्या बाजार में वो ₹49 का आदमी जब खरीदने जाएगा तो सस्ता खरीदेगा, महंगा? इस बात को अच्छी तरह समझिए, ये बड़ा भारी जाल पड़ता है। आपसे अगर सामान लेंगे भी तो उसके ये रास्ते, कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने छोटे बुनकर इस चीज पर टिक सकते हैं? भागो, तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा। और फिर जहाँ अपने मॉल में वो आपको रखने के लिए जगह देगा उसकी किधर से सस्ता होगा? सस्ता नहीं, बिचौलिए के हिसाब है। सामान महंगा है, आपका नहीं है। 6,000 कंपनियों से बने हुए 50,000 सामान वॉलमार्ट दुनिया भर में बेच रहा है हिंदुस्तान में। तो आपके छोटे उद्योग रहेंगे कि जाएंगे? बताइए। ये छोटे उद्योग इसके सामने टिकेंगे? ये छोटा व्यापारी इसके सामने टिकेगा? कैसे आता है? देखिए, ये मेरे पास रिपोर्ट है अमेरिका का। वो वॉलमार्ट के खिलाफ घूसखोरी के मुकदमे चलाए। घूसखोरी, कितनी घूसखोरियां हैं उसकी भी रिपोर्ट है। सब मैं आपके अध्यक्ष जी को, कहीं वॉलमार्ट, कहीं डाउ, कहीं दूसरी कंपनी, कहीं तीसरी कंपनी। किसी ने $3 लाख का जुर्माना भरा है, किसी ने $1.5 लाख का जुर्माना भरा है, किसी ने $80,000 का जुर्माना भरा है। और वहां से अपना दफ्तर उठाकर जाने के आदेश। घूसखोरी। अच्छा, हिंदुस्तान में उसने भी लिखा है कि ये जो वॉलमार्ट वाले या ये मल्टीनेशनल यहाँ आ रहे हैं, इनको मालूम है कि हिंदुस्तान में भी घूसखोरी के माध्यम से दुकानें चलाई जाती है। और उसने वो भी रिपोर्ट लिखी है कि किस किस हिंदुस्तान के अफसर को कितनी घूस दी गई अपनी कंपनियां लाके। ये गहरा षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ रुपए का खुदरा बाजार हिंदुस्तान में है। इस बाजार के ऊपर उनकी निगाहें हैं जो है सारे देशों में। ये जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये घाटे में जा रही हैं क्योंकि वहां खरीदारी बंद है, वहां विकास शून्य है। यूरोप में विकास शून्य है तो खरीदारी भी शून्य होगी। हिंदुस्तान में अगर 5% भी विकास है तो 1 अरब आदमी है, काफी लोग नए खरीदार पैदा हो। इसलिए यहाँ के व्यापार पर कब्जा करो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस व्यापार पर कब्जा हो गया तो लाखों करोड़ों लोग जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा? और वो सब के सब या तो बेरोजगार होंगे और क्या गुलाम होंगे। ये बहुत भारी खतरे हैं, इस तरह बहुत गहराई से लेने का काम करने की जरूरत है। ये लड़ाई सिर्फ व्यापारी की नहीं है, ये किसान की भी है। इसी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि वॉलमार्ट और ऐसी कंपनियों का 75 से 80% व्यापार अनाज का है। अनाज, और उस अनाज के साथ भी वो यही करते हैं। और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सबसे पहले अनाज का किराने का व्यापारी खत्म हुआ है, फिर किसान खत्म हुआ है,
फिर कपड़ों का व्यापारी खत्म हुआ है, फिर छोटे धंधे करने वाले जो छोटे उद्योगपति हैं वो खत्म हुए हैं, और सारे देशों में आज वॉलमार्ट कैरिको के खिलाफ आंदोलन। इसलिए हमने ये फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी, मैं पिछले 10-15 साल से ये आवाज उठाए हुए कि FDI हिंदुस्तान में आने नहीं दी जाएगी। ये जहर है, ये हिंदुस्तान की गुलामी का रास्ता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको 200-250 साल तक गुलाम बना के रखा। अगर ये 5-6 आ गई तो क्या होगा? और इनमें ऐसी एक कंपनी है, एक कंपनी ऐसी है जिसकी GDP, जिसका उत्पादन और जिसकी आर्थिक शक्ति फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तीनों देशों से बड़ी है। एक अकेली कंपनी के पास इतना पैसा है जितना इन तीनों राज्यों के पास, तीनों देशों की सरकारों के पास नहीं। इन सरकारों को खरीद सकते। क्या आप देश को जाने देंगे? क्या आप देश को इन मल्टीनेशनल्स का गुलाम बन जाने देंगे? कुछ शायद बन जाने देंगे। बताइए, आप सब लोग तैयार हैं तो जोर से कहिए, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होगा, इन बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम नहीं होगा। और बताना चाहता हूं आपको, ये मल्टीनेशनल कंपनियां भारत के बड़े घरानों के साथ मिलकर भी बिजनेस करना चाहिए। मेरा ये बहुत साफ कहना है, छोटे व्यापार में बड़ी पूंजी का काम नहीं। उनको साफ कह दो, हमारे अंगना में हमारा क्या काम है? कोई काम। छोटी पूंजी से काम होने दो, लोगों को अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से देश को समृद्ध बनाने दो। दूसरा जो आपका बहुत प्रमुख प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि भी FDI तो आई नहीं है, मगर ये खाद्य सुरक्षा कानून संसद में पास हो चुका है। खाद्य सुरक्षा नियम है, हमारे देश की सरकार ने बनाया, हम सांसदों की राय से बनाया। ऐसा नहीं है कि वो कई लोग समझते नहीं। मैंने बहुत हल्ला मचाया, हम 5-7 आदमी रहे खाली जो इसके खिलाफ हल्ला मचाया। जी बिल्कुल नहीं। अभी आपकी जीत गई है, इसकी समैया नहीं मिल सकती थी। अब दिवाली आएगी, आप मिठाई नहीं खरीद सकोगे। क्या ये ठीक कहाँ चला है? ये डब्बा जिसमें तू बना के दे रहा है, ये कहाँ से आया? जैसे वो प्रमाण पत्र मांगता था, वैसे ये प्रमाण पत्र मांगेगा। कैसा इस देश में आप पान नहीं बेच सकोगे, आप चाय नहीं बेच सकोगे टोंटी में लगाकर। क्या बात? हमारे यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपको एक अमेरिका की पसंद का कानून बनाना है। शर्म नहीं आई हमारे लोगों को, इस सरकार को और यहाँ के राजनेताओं को, जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं? किसने इनको सिखाया कि ये कानून यहाँ पर? इनको साफ कहना चाहिए था, हिंदुस्तान की तरह से रहेगा। हाँ, साफ सफाई होनी चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं। धूल धक्का नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं। पानी साफ होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है। मसालों में मिलावट नहीं होनी चाहिए, जायज बात है। आप छोटे व्यापारी को सुधार करने के लिए कुछ मदद कीजिएगा। भाई तेरी कुंती ऐसी बननी चाहिए, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या बैंक उसको पैसा देने के लिए तैयार है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट को आप 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ रुपए दे देते हैं किसी बिना गारंटी के, और इस आदमी को आप 1000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो ताकि वो अपनी कुंती को साफ सुथरा क्यों नहीं दे सकते? आप बाजार को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो आप नालियां साफ नहीं कर सकते, रोज उस पर लगाते हैं। तू यहाँ बैठ के क्यों कर रहा है? वो कहाँ जाए? वो आपके बंगले में तो नहीं जा सकता, तो सड़क पर ही बेचेगा, जहाँ आदमी आते हैं वहीं तो जाएगा। आप कैसे कानून? ये कानून 2013 नहीं, उससे कहिए 3013 तक के मुल्तवी कीजिए, इस कानून को मानने की जरूरत है। इस कानून का विरोध कीजिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहता हूं कि हम इस फिर से कोशिश करें कि इसमें तब्दीली आई, वापस हो। सब अंतर्राष्ट्रीय लोग चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोग कहेंगे तुम जहर खा लो तो हम खा लें। हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, इस देश का आम आदमी या अमेरिका की मर्जी?
मेरे लिए इस देश का आम आदमी महत्वपूर्ण है। इस सरकार के लिए अमेरिका की मल्टीनेशनल महत्वपूर्ण है। हमने फैसला किया है कि हम आम आदमी के साथ मल्टीनेशनल्स रहे, जाएं, मरे, खपे, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी आम आदमी। इसलिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है, ये खाद्य सुरक्षा कानून नहीं है, बल्कि ये व्यापारी किसान हत्या कानून है, ये हत्यारा कानून है। इसको वापस किया जाना चाहिए। ये मांग आपकी बहुत जायज है और इतनी जायज है जितनी मल्टीनेशनल के खिलाफ टैक्स के मामले में लिए गए, उसमें लड़ाई हो रही है। हमारी सरकारों ने अभी तक जीएसटी को लागू नहीं होने दिया है, संघर्ष चल रहा है। कोशिश यही है कि जीएसटी बहुत सरल बने। जीएसटी की जो आपकी आपत्तियां हैं वो आप हर प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को जाके दीजिए, बताइए उन्हें कि आपको क्या मिलता है। व्यापार जितना सरल होगा, जितना पूंजी का प्रवाह होगा देश में, उतना ही देश का विकास होगा। पूंजी का प्रवाह होने दो, उसे अवरुद्ध मत करो, उसे रोको मत। इसलिए टैक्स को बहुत सरल बनाओ ताकि लोग दे सकें। व्यापारियों पर आए दिन आक्रमण होते हैं। जीवन को जो आज असुरक्षा है उससे रक्षा करने के प्रतीक के रूप में ये तलवार दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें मुझे एक बात व्यापारी भाइयों से भी कहनी है, वो भी डर जाते हैं, वो भी कई बार डर जाते हैं और कई बार ये जो अपराधी तत्व होते हैं ना, इनके सामने झुक जाते हैं। इसमें थोड़ी हिम्मत की जरूरत भी है, थोड़ा मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। सरकार की ओर से जहाँ चाक चौबंद इंतजाम की जरूरत है, वह आपके संगठनों को भी मजबूती के साथ इस मामले में कदम उठाने चाहिए। जैसे आप टैक्स के मामले में आ रहे हैं, जैसे आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खुदरा व्यापार में आने के विरोध में आ रहे हैं, ऐसे ही आप व्यापारियों के जान और माल की सुरक्षा के लिए भी आगे आइए। हम आपके साथ इस मामले में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और हम ऐसा बता सकते हैं कि बहुत से नगरों में जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हैं, व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्रथम सूची में रहती है और रहेगी। और आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, ये सब हो क्यों रहा है हिंदुस्तान में? ये हो सिर्फ इसलिए रहा है कि आज दुनिया की राजनीति सब बड़े लोगों के हाथ में, बड़े धनपतियों के हाथ में, और वो उसके आधार पर सरकारों को, अफसरों को, राजनीतिक आंदोलनों को, सबको प्रभावित कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 10, 12, 15 साल से क्या कोई पार्टी व्यापारियों के पास दुकान दुकान जाकर चंदा मांगने आती है? बताइए, आती है तो हाँ कहिए, नहीं आती है तो ना कहिए। नहीं आती है, सही सही बताइए, आती है कि नहीं आती है? ये काम कहां से चला? तो चुनाव कहां से हम लड़ते हैं? कहीं से कहीं तो पैसा आता है। ये जो प्रवृत्ति है काले धन की, जिसका एकाधिकार कुछ बड़े लोगों के पास, कुछ राजनेताओं के पास, वो भारत की इस राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, भारत की इस राजनीति को दूषित कर रहे हैं। और इसलिए आपका संघर्ष इस बारे में भी होना चाहिए कि देश की अर्थनीति और राजनीति में से काले धन का प्रभाव हटा दिया जाए, नष्ट हो जाए तो सबसे। अगर जनतंत्र जनता के पैसे से चलेगा तो देश की नीतियां जनता के हित में बनेंगी, और अगर देश का राजनीतिकरण अर्थ के आधार पर होगा, अगर अर्थतंत्र से चलेगा राजतंत्र, तो वो जनतंत्र की बात नहीं। इसलिए अगर जनतंत्र को रखना है तो आपका अस्तित्व जनतंत्र के लिए जरूरी है। छोटे किसान, छोटे व्यापारी का अस्तित्व जनतंत्र के लिए जरूरी है। और अगर उसको बचाना है
तो राजनीति को भी इस जनता के ऊपर आधारित होकर चलना पड़ेगा। केवल आपकी यही स्किल के आधार पर ही नहीं, लेकिन आपकी आर्थिक शक्ति से भी आप देश को चलाइए। जब तक आप देश की राजनीति को अपने पैसे से चलाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, बहुत सी नीतियां आपके हक में नहीं बनेगी। जो पैसा देगा उसी का राज्य में शासन। ये ध्यान रखिए, हमें राजनीति की दिशा को भी बदलना है और ये मामूली सवाल नहीं है। लड़ाई इस देश में बहुत पहले से चल रही है, आज भी चल रही है और आगे भी हम चलाएंगे कि भारत में एक स्वच्छ जनतंत्र बने, सुशासन वाला जनतंत्र बने और जिसमें हमारे देश का व्यापारी और किसान सुखी, संतुष्ट और समृद्धिशाली बने। गौरव के साथ भारत को उसी समृद्धि के उच्च सोपान पर ले जाए जहाँ आर्थिक विकास पर